हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था, क्योंकि आज का दिन मेरी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग के लहंगे में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। सभी ने दिल खोल कर मेरी तारीफ़ की थी। मैं अपनी शादी की ड्रेस में बैठी अपने जीवन साथी का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में हज़ारों सपने थे। हर लड़की की तरह मैंने भी एक रोमांटिक और खूबसूरत शादीशुदा ज़िंदगी का सपना देखा था। लेकिन मेरी शादी मेरे जीजा के साथ तय हो गई। ऐसा नहीं था कि वह उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे। वो एक पढ़ा लिखा और सुंदर युवक था, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा जीजा जी के रूप में स्वीकार किया था। मेरी दीदी सुनीता की मौत के बाद जब उनके सास ने मेरी माँ से मेरे रिश्ते के बारे में पूछा, तो मेरी माँ मुझसे बिना पूछे ही मान गई। और जब मुझे इस बारे में पता चला, तो मैं उनके ऊपर बहुत गुस्सा हुई और काफ़ी दिनों तक अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। एक दिन माँ ने अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। वो अच्छा, सुंदर और पढ़ा लिखा आदमी है, और उसकी सबसे मुख्य बात उसका लालची नहीं होना और अच्छी कमाई करना है। क्या तुम उससे शादी करने से इनकार कर दोगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी शादी तुम्हारी बहन से हुआ था? लेकिन वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं मेरी प्यारी बेटी। फिर भी अगर तुम मना करना चाहती हो, तो मैं आज विकास की माँ को फ़ोन करके मना कर दूंगी। तुम रात तक अपना फैसला हमें बता देना। माँ इतना कहकर चली गई और मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने कमरे में आई तो मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया तो उस पर नेहा कॉलिंग लिख रहा था। मैं खुश हुई कि चलो, मैं अपनी परेशानी अपने दोस्त को बता दूंगी और उससे कुछ अच्छी सलाह मांग लूँगी। कॉल करने के बाद उसकी बात सुनकर मैं अपना होश खो बैठी। जब नेहा ने अपने बारे में बताया, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है और उसके कीमती जेवर भी ले लिए हैं। उसके परिवार वाले उसे लेकर बहुत चिंतित थे और वे कानूनी रूप से समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब इतने कम समय में इतने भयानक परिणाम देखने को मिला। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मतलबी है और भ्रम जाल है। इसलिए बड़ों के फैसले ठीक ही होते हैं, क्योंकि वो अपने अनुभवों के प्रकाश में सबसे अच्छे निर्णय लेते हैं। मुझे लगने लगा कि मेरी माँ ने 100% सही निर्णय लिया था। फिर मैं अपनी माँ के पास गई और बोला, माँ, मैं विकास से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ, जो इस वक्त रसोई में खाना बना रही थी, मेरे मुंह से यह शब्द सुनकर बहुत खुश हुई। वो मेरे माथों को चूमकर मुझे ढेर सारी दुआएं देने लगी। माँ को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हो गई। मैंने शादी के बाद सुनीता दीदी को हमेशा खुश ही देखा था। वो अच्छे कपड़े और बहुत सारे जेवर पहनती थी। मैं भी खुश थी। शादी के बाद पहली बार दीदी के कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही अपनी बहन की तस्वीर देखी, मैंने कहा, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत याद आती हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया में अपनी सारी खुशियाँ मेरी झोली में डालने आई थी। ये कहते हुए मैं उनकी तस्वीर को प्यार से देखते हुए बैठकर विकास का इंतज़ार करने लगी। मैं आने वाले खूबसूरत पलों के बारे में सोचते हुए शर्म से लाल होती जा रही थी। उसी समय दरवाजे की कुंडी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने घूंघट ऊपर करके देखा तो विकास अंदर आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो मेरे करीब चले आए थे। मैं चुपचाप बैठी रही। वो जैसे आए वैसे ही चले गए। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मैंने अपना चेहरा घूंघट से बाहर निकालकर देखा तो सामने मेरी दीदी की तस्वीर अपनी जगह पर नहीं थी। मैं सोचने लगी, मुझे क्या करना चाहिए। वो दीदी से अब भी बहुत प्यार करते थे। फिर मैं उनके पीछे गई ताकि उनके दिल का दर्द अपने साथ बांट सकूं और हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बातें कर सके। मैं उस कमरे में गई जिसमें विकास गए थे, लेकिन वह बंद था। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अपने भारी भरकम कपड़ों से परेशान होने लगी थी। बहुत थके होने के कारण मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं अपने कमरे में लौट आई और कपड़े बदलकर सो गई। अगली सुबह जब आँख खुली तो विकास बेड के एक किनारे बैठे था। उन्होंने कहा, शादी की पहली सुबह मुबारक हो। उन्होंने इतने प्यार से कहा कि मैं पिछले रात के सभी गिले शिकवे को भूल गई। सुबह के समय मेरी नज़र सामने की दीवार पर लगी दीदी की तस्वीर पर पड़ी। दीदी की तस्वीर दोबारा से जगह पर आ गई थी।
फ़ोटो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि हमें देखकर वो मुस्कुरा रही हो। ये देखकर मेरे होठों पर भी मुस्कान आ गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था तो मैं फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में बेहद खुशनुमा माहौल में नाश्ता किया। नाश्ते के बाद विकास के कुछ दोस्त मिलने आए तो विकास उनके साथ चला गया, जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में बीत गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। विकास का रवैया देखकर मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही हम दोनों करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन जब रात हुई और मैं उनका इंतज़ार करने लगी तो मैं बहुत निराश हो गई, क्योंकि कल रात की तरह विकास कमरे में आया, दीदी की फ़ोटो ली और दूसरे कमरे में चला गया। मैं सोचती रही कि दीदी की किस्मत कितनी अच्छी थी, जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। मैं पूरी रात सो ही नहीं पा रही थी। जब मैं कमरे से निकली और विकास के पास दूसरे कमरे में जाने लगी तो उसने पहले से ही कमरा बंद कर लिया था। मैं वहीं खड़ी हो गई और मुझे अंदर से विकास की कुछ कहने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। दरवाजे पर कोई भी शब्द समझ नहीं आया। तभी मेरी सास मुझे दिखाई दी। उसने पूछा, क्या हुआ, क्यों खड़ी हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, कहकर निराशा में अपने कमरे में वापस आ गई और दीदी और विकास के जीवन के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर लेट गई। हम दो बहनें थे। सुनीता दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी। हमारे माता पिता ने हमें बहुत प्यार से पाला था। दीदी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन हमारे माता पिता इस मामले में किसी भी तरह की ज़बरदस्ती में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए फैसला मेरी दीदी पर छोड़ दिया। मेरी माँ की सहेली के बेटे विकास का रिश्ता आया था। माँ बहुत खुश थी और उनकी खुशी देखकर मेरी दीदी भी मान गई और पापा ने भी विकास को बहुत पसंद किया था। और विकास सुनीता दीदी को एक समारोह में देखते ही उसे पसंद करने लगा। मैंने उसकी शादी को खूब एंजॉय किया था। इकलौती संतान होने के कारण मेरा विशेष महत्व था। शादी के बाद मैं अक्सर अपनी दीदी को अजीब से उलझन में देखती थी और बाहर आकर रात में कई घंटे बाहर बैठी रहती थी। जब भी मैंने उससे कारण जानना चाहा तो वो हंसती और मुझे कहती, कमरे में दिल घबरा रहा था इसलिए मैं बाहर आ गई थी। यह बात एक बार मैंने अपनी माँ से भी कही तो वह भी हंसी और बोली, पगली, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब लोग उससे मिलने आते थे तो वो बहुत ही सजी संवरी और खुश होती थी, इसलिए मैंने भी यह सब अपने दिल से निकाल दिया। लेकिन एक बार जीजा रात को हमारे घर रात बिताने आए तो मुझे उनका तौर तरीका संदेहास्पद लगा था। मानो वो नशे में हो या फिर नींद के प्रभाव में हो या फिर शायद उस दिन जल्दी में थे। वो मेरी दीदी को हमारे घर छोड़ने के बाद कार को हवा में उड़ाते हुए चले गए थे। मैं दीदी से इस बारे में कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन मैं जब उनसे पूछने उनके कमरे में आई तो वो आंखें बंद करके लेटी थी, तो उन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और अपने कमरे में वापस चली आई। अगली सुबह मैंने ये बात दीदी को बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई है इसलिए जल्दी चले गए। फिर 2 दिन बाद विकास दीदी को लेने आए और उससे माफ़ी भी मांगी। दीदी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था कि उनकी मौत की खबर हम सब पर बिजली बनकर गिरी। सास ने कहा था कि सुनीता को अचानक दिल में दर्द हुआ, जो शायद दिल का दौरा था और वो बच नहीं पाई। इस सदमे से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर घाव पर मरहम लगा देता है। कुछ समय बाद मेरी सास मेरा रिश्ता विकास के लिए लेकर आ गई तो मेरे माता पिता इस रिश्ते के लिए मान गए। उन्होंने विकास से मेरी शादी इसलिए की ताकि दीदी की तरह मैं भी उसके साथ खुश रह सकूं, लेकिन उसका रवैया मेरी समझ से परे था। दिन में तो वह ठीक रहता था, लेकिन रात में दूसरे कमरे में दीदी के फ़ोटो ले जाते और उससे बातें करते थे। उनका दर्द मैं शेयर करना चाहती थी, लेकिन मुझे यह मौका अभी तक नहीं मिला था। मैं इन्हीं ख्यालों में सो गई। फिर मैंने बहुत ही अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा मेरे कमरे में दीदी की सिसकियाँ गूंज रही थी। मैं अंधेरे कमरे में अपने दोनों हाथों को दीदी को छूने की कोशिश में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन मैं दीदी को नहीं छू रही थी। मैंने कहा, आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? मैंने थक कर कहा तो दीदी रो पड़ी थी और कहा, तुम मुझे तभी छू सकती हो जब मुझे इंसाफ दिला दो। मेरी बहन, तुम मुझे इंसाफ दिला सकती हो? इससे पहले कि मैं दीदी की बात समझ पाती या पूछ पाती, मेरी आंखें खुल गई। कमरे में हर तरफ अंधेरा था। शायद लाइट चली गई थी या किसी खराबी के कारण बंद हो गई थी। मेरी पूरी तरह पसीने में लटपट थी और मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चल रही थी, लेकिन मुझे किसी बात का परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ दीदी की बातें गूंज रही थी।
एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि मेरी बहन बहुत ही भगवान की पूजा उपासना में लगी रहती थी। कभी कभी तो मैंने रात में भी भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर उन्हें प्रार्थना करते हुए देखा। अगली सुबह विकास के बाहर जाने के बाद मैं बराबर वाले कमरे में आ गई। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या था। कमरे में अंदर आई तो देखा इस कमरे में सोफ़ा सेट, अलमारी और एक फर्नीचर था। मैंने अलमारी खोली तो उसमें दीदी की तस्वीर देखा और एक पर्स था जिसमें कुछ दवाइयाँ थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी अलमारी बंद ही कर रही थी कि एक छोटा सा शॉपिंग बैग मेरे पैरों में आकर गिरा। मैंने देखा कि वह नशीली दवाओं से भरा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने वहाँ से उठाकर उसे छुपा दिया। मैं जब अपने कमरे में गई तो विकास बेचैन होकर घूमने लगा, जैसे कि कोई कीमती सामान खो गया हो। मुझे उसकी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर वह ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था तो पत्नी होने के नाते मुझे उसे रोकना चाहिए था। यह दवाइयाँ मैंने दीदी के बैग में भी देखी थी। विकास की आदत को छुड़ाने के लिए वह यह नशीली दवाइयाँ अपने बैग में रख लेती थी। मैं कमरे से बाहर आई। मुझे पता था कि विकास की पसंदीदा डिश कढ़ाई पनीर है, इसलिए मैंने उसे बनाने के लिए किचन में गई, क्योंकि मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है। इसलिए इसको फॉलो करते हुए विकास के लिए कढ़ाई पनीर बनाया। दीदी भी विकास को खुश करने के लिए उनकी पसंदीदा डिश बनाया करती थी। ये उसने ही मुझे बताया था। खाना बनाने के बाद हम सब एक साथ खाना खाने लगे। उन्हें खाना बहुत पसंद आया था। उन्होंने डटकर खाया और मेरी तारीफ भी की। वह मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोले, क्या तुम इतना मज़ेदार खाना बनाने के लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहोगी? विकास के अपेक्षित प्रश्न पर मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। सबसे ज़्यादा उनके पूछने का तरीका निराला था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। अपने सास के सामने जवाब कैसे देती, तो मैं चुप ही रही। एक बार फिर विकास ने अजीब अंदाज में अपना सवाल दोहराया। सास ने आनन फानन में मुझे काम से किचन में भेज दिया। मैंने देखा कि वह अपने बेटे की धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। मुझे विकास का व्यवहार बहुत अजीब लगा। एक दिन मैंने अपनी सास से बात करने की हिम्मत जुटाई और बताया, आपका बेटा नशा करता है, तो फिर आपने मेरे जीवन क्यों खराब किया? वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बहन और उसकी पत्नी की मौत के साथ उसे झकझोर कर रख दिया है और उसे अपना दुख छुपाने के लिए यह सब करना पड़ा। वो जल्द ही ये सब छोड़ देगा। सास की बात सुनकर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोली और कमरे में आकर लेट गई। मैंने रात को फिर से सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो फिर से दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वो न्याय मांग रही थी। अपने सपने में दीदी को इस तरह तड़पता देखकर मैं भी बेचैन हो गई थी। मेरे दिल अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे। मेरी दीदी की मौत एक्सीडेंटल थी या फिर कुछ और। सास ने बताया था कि दीदी को दौरा पड़ा तो अस्पताल ले गई। उस समय कुछ भी पूछने का कोई मतलब नहीं था और इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन अब अपने सपने में दीदी को इस तरह बार बार देखना एक सामान्य बात नहीं थी। मैंने अस्पताल की रिपोर्ट को खोजने के लिए अपने कमरे की तलाशी ली, जिसमें दीदी का मौत का कारण बताया गया था, लेकिन कमरे में ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। विकास के काम पर जाते ही मैंने उस रूम की सफाई के बहाने भी उस रूम को भी छान मारा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ सास का कमरा बचा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। सास के कमरे में अस्पताल की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें दीदी की मौत का कारण हार्ट अटैक ही था। अपनी आंखों से पढ़कर मन को संतोष हुआ और थोड़ी शर्म भी आई कि मैं अपने ही घरवालों पर शक कर रही थी। विकास के ऐसे ही धूप छांव वाले व्यवहार में दिन बीत गए। एक रात मैंने देखा कि जब वह दूसरे कमरे में गए तो उसके हाथ में एक नहीं, दो फ्रेम थी। एक फ्रेम तो मैं पहचान गई, वह दीदी की तस्वीर वाला फ्रेम था, और दूसरा शायद नया बना था, उसे मैं देख नहीं पाई। उस दूसरे में किसकी तस्वीर थी? रात को मैंने सोने का झूठा ड्रामा किया, जानबूझकर अपनी आंखें बंद की और फिर सोने का नाटक किया। आज रात में निश्चित रूप से उस रहस्य को जान लेना चाहती थी जो मुझे अंदर से परेशान कर रहा था। मैंने देखा कि हमेशा की तरह विकास कमरे में आए और हाथ में दीदी की तस्वीर लिए कुछ देर रुककर मुझे देखते रहे, जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि मैं सो रही हूँ। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकल गए। मैं आंखें खोलकर उनकी पीठ की ओर देखती रही और जैसे ही वे दूसरे कमरे में गए, मैं भी उठकर बैठ गई। उन्होंने मुझे सोता हुआ देखा था, इसलिए कमरे का ताला बंद किए बिना दूसरे कमरे में चले गए थे। कुछ देर बाद मैं खामोश कदमों से धीरे धीरे चलकर साथ वाले कमरे में आ गई और दरवाजे पर खड़ी हो गई। विकास कुछ बातें कर रहे थे। विकास की बातें मैं सुन सकती थी।
वह फ़ोटो से बातें करते हुए कह रहा था, मेरी प्यारी शहज़ादी, तुम दूसरी दुनिया में कितना अकेला महसूस कर रही होगी। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और जल्द ही तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। इतना कहकर विकास ने अपनी बगल से दूसरी तस्वीर उठाई और दीदी की तस्वीर के साथ लगा दी। दोनों तस्वीरों को आपस में मिलाकर कुछ और भी कह रहे थे। मैं ठीक से सुन नहीं पाई, लेकिन उनके दिल को छू लेने वाले शब्द सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। अब मैं अपने कमरे में चली आई और बिस्तर पर लेट गई और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में जान नहीं है। विकास आत्महत्या करने की सोच रहे थे। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। विकास के बारे में सोच रही थी कि मुझे विकास को इस हद तक पहुंचने से रोकना था। बहुत देर तक सोचने के बाद मेरी आंखें लग गई कि तभी फिर से दीदी की आवाज़ सुनाई पड़ी कि मुझे इंसाफ दिलाओ, वादा करो कि मुझे इंसाफ दिलाओगी तुम। मैंने सपने में ही उन्हें इंसाफ दिलाने का वादा किया। मेरी बात सुनकर दीदी मुस्कुरा दी। ये मामला तो मैंने अपने जाने में निपटा दिया था कि उनकी मौत हार्ट अटैक से ही हुई थी। फिर दोबारा दीदी सपने में क्यों आई थी? लेकिन दीदी से वादा किया था तो मुझे वैसे भी अपना वादा निभाना था। मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे करना है। रात के उसी समय में उठकर मैं दूसरे कमरे में गई। विकास दूसरे कमरे में ही सोते थे, मेरे पास मेरे कमरे में नहीं सोते थे। मैंने दरवाज़ा बंद कर निराश होकर अपने कमरे में आ गई। सोच विचारों में घूमते घूमते मेरी आंखें लग गई। सुबह फ्रेश होने के लिए मैंने अलमारी से कपड़े निकाले। मैंने फैसला किया कि वह विकास को गलत रास्ते पर जाने से रोकेगी। विकास को मरने से बचाना होगा। विकास को दीदी की यादों से निकालना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए मैं फ्रेश होकर आई और तैयार होकर बाहर आ गई। मैंने नाश्ता बनाकर तैयार किया। मैं नाश्ता कर ही रही थी कि मेरी सास बोली, बेटा सरिता, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है। अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो। तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, उससे पूछकर कुछ दवाइयाँ ले लूँगी। अपनी सास के बताए नंबर को मैंने अपने फ़ोन में डायल किया और अपनी सास की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया। गलती से मेरी उंगली रिकॉर्डिंग बटन पर लग गई और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ऐसे अनजाने में हुआ था, जानबूझकर ऐसा नहीं हुआ। मेरी सास बात करते हुए अपने कमरे में चली गई थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई, यह सोचते हुए कि जब मम्मी बात कर लेंगी तो खुद ही मुझे फ़ोन दे देगी। काफ़ी देर के बाद मम्मी जी फ़ोन लेकर आई और चली गई। फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर मैं विकास के बारे में सोचने लगी। वह दीदी से कितना प्यार करते थे। दीदी की यादों को अभी तक भुला नहीं पाए, यहाँ तक कि उनके पास जाने की सोचने लगे हैं, यानी वो मरना चाहते हैं। यह सोचकर ही मैं काँप उठी थी। मेरा पूरा दिन से सोच विचार में निकल गया कि कैसे विकास के दिल से दीदी की यादों को बाहर निकालूं, कैसे उनके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करूं, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यही सब कुछ सोचते हुए शाम हो गई। विकास ऑफिस से घर आए तो उनके हाथ में एक पिज्ज़ा का डब्बा भी था। विकास कमरे में आए और बोले, पिज्ज़ा तुम्हें बहुत पसंद है ना? मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ विकास, मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। विकास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई जिसे मैं समझ ना सकी। उसी मुस्कुराहट के साथ बोले, अच्छा तो यह लो, जल्दी से खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। यह कहकर वहाँ से चले गए। फिर सोचा क्यों ना अपना पसंदीदा सीरियल सुनते हुए पिज्ज़ा खाया जाए, इसलिए मैंने फ़ोन उठाया। जो एपिसोड मिस हो जाते थे मैं रिकॉर्डिंग करती थी। एपिसोड की रिकॉर्डिंग सबसे ऊपर वाली रिकॉर्डिंग थी, इसलिए मैंने प्ले कर दिया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग मेरी सास और डॉक्टर के बीच जो बात हुई थी उसकी थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया, मेरी सास इतनी देर से बात क्यों कर रही थी? उनके सर में तो दर्द हो रहा था और सिर्फ दवाई ही तो पूछनी थी। फिर दवाई पूछने के लिए इतनी देर बात करने की क्या ज़रूरत थी? ना चाहते हुए भी मैंने वो रिकॉर्डिंग खोली और इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर बेजान पड़ गया हो। मेरी सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। मेरी सास डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयों से मेरे बेटे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था कि उसकी दूसरी शादी कर दो, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। अपनी पहली पत्नी को मारने के बाद अब वह अपनी दूसरी पत्नी को भी मारने की योजना बनाने लगा है। मैं आपको अब तक ना जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ। आप मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दीजिए। मेरे बेटे को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ है। मेरी सास की बातें सुनकर डॉक्टर ज़ोर से हंसा और बोला, देखिए, आपका बेटे को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रही बात पैसों की, तो मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूंगा।
आपके कहने से ही मैंने आपकी पहली बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर मैंने आपके बेटे की काली करतूत पुलिस में जाकर बता दी तो तुम दोनों अगर मैंने आपके बेटे की और आपकी यह काली करतूत पुलिस में जाकर बता दी तो ज़िंदगी भर जेल की हवा खाते रहना। कल आ जाना मेरे पास, और हाँ, फीस लाना मत भूलना। धीरे धीरे आपके बेटे को फ़ायदा होने लगेगा। इतना कहकर डॉक्टर ने फ़ोन काट दिया था। मेरी दीदी को मारा गया था। उसकी मौत कोई हादसा नहीं था, इसलिए तो दीदी मेरे सपने में आती थी। अपनी दीदी को याद करके मैं फूट फूट कर रोने लगी। ज़रा कुछ होश आया तो मैंने सबसे पहले उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, और मैं समझ चुकी थी कि विकास इस पिज़्ज़ा को खिलाकर मुझे मारना चाहता था। पिज़्ज़ा में कुछ मिलाया गया है। मैंने पिज़्ज़ा का डिब्बा एक तरफ को रख दिया और जल्दी से अपने पापा को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर मैंने पापा को सब कुछ बता दिया। पापा को तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी यकीन करना ही पड़ा। पापा ने कहा, घबराओ मत बेटा, जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। थोड़ी देर में पुलिस हमारे घर पहुँच गई थी। मेरी सास और विकास को अरेस्ट कर लिया गया। मेरी सास और विकास सफाई देते रहे, वो बेकसूर है, लेकिन मेरे फ़ोन में मेरी सास की रिकॉर्डिंग थी, जो काफ़ी था उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए। सुनीता दीदी की यादों का कुछ सामान समेटा और उसे घर से हमेशा के लिए मम्मी पापा के घर आ गई। दीदी की तस्वीर को जब हाथ में लिया था तो ऐसा लगा था कि जैसे दीदी मुस्कुरा रही हो अपने आप को इंसाफ मिलने पर मैंने उस दरिंदे से कानूनी तौर पर तलाक ले ली थी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मम्मी पापा ने मुझे खुले दिल से अपनाया था। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की थी। लोग तरह तरह की बातें बनाते थे कि तलाकशुदा बेटी को कब तक घर पर बिठा कर रखोगे। ना जाने कितनी ही ऐसी बातें बनी थी। मम्मी ने बोला, बेटा, ज़िंदगी बिना जीवन साथी की नहीं गुजरती। अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसा है जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो बेझिझक हमें बता देना, लेकिन हम अपनी तरफ से तो तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। मम्मी पापा की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया था। यह सुकून की मुस्कुराहट थी। मम्मी, मुझे नहीं लगता कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा आएगा जिस पर मैं विश्वास कर पाऊंगी, लेकिन अगर मेरी किस्मत में सच्चा प्यार होगा तो भगवान उसे मेरे पास ज़रूर भेजेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप सभी का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में।